ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। ये कहानी है माया और उसकी जुड़वा बेटियों की। 5 साल पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके पूरे जीवन को झकझोर कर रख दिया। शारदा के पति रमेश की अचानक मौत की खबर आई। बताया गया कि वो किसी दुर्घटना में मारे गए, लेकिन ना तो कोई शव मिला और ना ही अंतिम संस्कार हो सका। बेटियां हमेशा इस बात को लेकर परेशान रहती थीं। एक सवाल ऐसा था जिसने उनके जहन में स्थायी जगह बना ली थी। अगर पापा की एक्सीडेंट में मौत हुई थी तो फिर उनका शव कहाँ गया? एक दिन की बात है, शीतल हॉल में बैठे कुछ सोच रही थी। तभी उसकी माँ वहां पर आ जाती है और शीतल माँ से पूछती है, माँ, पापा को गए 5 साल हो गए, लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे उनकी मौत के पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा है। आखिर क्या हुआ था उनके साथ? तुम हमें बताती क्यों नहीं हो माँ? हर समय सोचती रहती हूँ कि हमसे कहीं कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा। अब मेरा मन ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि पापा इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसा लगता है जैसे वो अभी दरवाजे से आ जाएंगे। बेटा, मन वही मानता है जो उसे अच्छा लगता है, पर जिंदगी में हर सच मीठा नहीं होता। कुछ बातें ऐसी होती है जो वक्त आने पर ही बताई जाती हैं। अब ये सब छोड़, तेरा टिफिन रखा है, कॉलेज पहुंचकर एक मैसेज कर देना। बस इतना कि ठीक से पहुंच गई। अपने पिता की मृत्यु की बात को लेकर शीतल का मन हमेशा बेचैन सा रहता था। वो अनामिका के साथ कॉलेज गई, लेकिन जब घर आई तब भी उसके दिमाग में यही सब बातें घूम रही थी। इसी वजह से उसे रात को ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। रात के लगभग 12 बजे होंगे, तभी किचन से किसी के चलने फिरने की आवाज आई। इतनी रात को किचन में कौन है? माँ तो सो गई थी, अनामिका भी यही है। शीतल के इतना कहते ही कुछ देर के लिए खामोशी छा गई, लेकिन तभी वही खटपट की आवाज फिर से आने लगी। वो चौंक गई, धीरे धीरे बिस्तर से उठी और दबे पांव किचन की तरफ बढ़ी। अंधेरे में सिर्फ उसकी धड़कनों की आवाज साथ चल रही थी। जैसे ही उसने किचन के पास पहुंचकर झांका, उसे परछाई मेन गेट की तरफ पड़ती दिखाई दी। कौन हो सकता है ये? डरते डरते वो दरवाजे की ओर बढ़ी और झांक कर देखा तो सामने उसकी माँ अपने हाथों में एक थाली लिए बाहर जा रही थी। थाली को काले कपड़े से ढक रखा था, लेकिन जैसे ही शीतल ने ध्यान से देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उस थाली से खून की बूंदें टपक रही थी, जो फर्श पर गिरते ही फैल रही थी। ये खून है, लेकिन माँ क्यों? थाली में क्या है? ये तो कुछ और ही है। डर के मारे उसका शरीर पीछे को झटका खा गया। सांसें तेज हो गई। वो खुद को दीवार से सटाकर झुक गई और सांस रोक ली। शीतल छुप कर देख रही थी। माँ उस थाली को संभाले बिना एक शब्द बोले धीरे धीरे बाहर निकली और बेहद सावधानी से दरवाजा बंद कर दिया। माँ, इतनी रात को वो भी खून टपकती थाली लेकर कहाँ जा रहे हैं? ये कोई साधारण बात नहीं है। कुछ तो है, कुछ बहुत गड़बड़ है। क्या ऐसा कुछ है जो माँ सालों से हमसे छुपा रही है? वरना कौन माँ अपने ही बच्चों से छिपकर आधी रात को ऐसे किसी अंधे रास्ते पे निकलेगी, और वो भी एक खून से भरी थाली के साथ? पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल कह रहा है ये सब पापा की मौत से जुड़ा है। हाँ, यही है। अब और नहीं, मुझे सच जानना ही होगा। शीतल ने तुरंत अपना स्कार्फ सिर पर ओढ़ा, चेहरे को ढका और दबे पांव घर से बाहर निकल गई। गली में दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ कुत्तों की हल्की भौंक सुनाई दे रही थी। उसने देखा उसकी माँ अगले मोड़ तक पहुंच चुकी थी। शीतल ने अंधेरे में खुद को दीवारों से चिपकाकर छिपते छिपाते उसका पीछा शुरू किया। हर कदम पर उसका दिल धड़क रहा था। गांव की कच्ची सड़कों से होती हुई उसकी माँ अब पुराने खंडहर की ओर बढ़ रही थी। आखिर माँ खंडहर की तरफ क्यों जा रही है? आधी रात, खून टपकती थाली और अब ये खंडहर, ये सब कुछ बहुत डरावना है।
लेकिन ऐसा क्या है वहाँ पर? शीतल खंडहर के पास एक सूखे पेड़ के पीछे चुपचाप छिपकर खड़ी हो गई। उसने देखा उसकी माँ ने जो थाली अपने हाथों में पकड़ी हुई थी उसे लेकर वो खंडहर के जंग लगे दरवाजे के पास पहुंची। फिर उसने दरवाजा धीरे से थोड़ा सा खोला और थाली को अंदर सरका दिया। थाली जमीन पर खिसकती हुई भीतर गई। उसके बाद माँ ने दरवाजा जल्दी से बंद किया और तेज कदमों से बिना पीछे देखे वहां से निकल गई। ये माँ ने क्या किया? थाली अंदर किसके लिए सरकाई? अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है, माँ हमसे कुछ बहुत बड़ा छुपा रही है। ये कोई आम बात नहीं है। मुझे अंदर जाना ही होगा, मुझे खुद देखना होगा सच क्या है। शीतल ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर खंडहर का दरवाजा धीरे से खोला। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, एक तेज सड़ी हुई बदबू ने उसका दम घोट दिया। कमरे में लाशों की गंध पसरी हुई थी। उसका सिर चकराने लगा, आंखें जलने लगी। वो एक पल को रुकी, कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। और तभी खंडहर के अंदर से एक अजीब गहराई से आती डरावनी आवाज गूंजी। शीतल का दिल जोर से धड़कने लगा। आंखें कुछ देख नहीं पा रही थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कुछ भारी सा उसकी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है। अगले ही पल एक झटके से किसी ने बाहर से उसका हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से खींचकर उसे खंडहर से बाहर ले आया। दरवाजा पीछे से जोर से बंद हो गया। उसने देखा उसका हाथ पकड़कर खींचने वाली उसकी माँ थी। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? अगर एक सेकंड भी और रुकती ना वहाँ तो वो मार देता तुझे। कौन माँ? कौन खत्म कर देता मुझे? और आखिर तुम यहाँ पर करने क्या आई थी? मैंने देखा तुम्हें, तुमने खंडहर का दरवाजा खोलकर वो थाली अंदर रखी और फिर दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन आखिर किसके लिए तुमने वो सब किया? और मैं जानती हूँ ये तुमने पहली बार नहीं किया। बताओ माँ, मुझे सच जानना है। क्या ये सब पापा की मौत से जुड़ा हुआ है? बोलो माँ। मैं अभी तुझे कुछ नहीं बता सकती। रात का वक्त है और ये इलाका, ये खंडहर सही नहीं है। तू घर चल, पहले वहाँ बात करेंगे। यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। माया शीतल को घर लेकर आई। वो शीतल को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, लेकिन शीतल अब पीछे नहीं हट सकती थी। वो हर उस राज को जानना चाहती थी जो उसके पिता के मौत के बाद उससे छुपाया गया। शीतल और माया अब घर पहुंच गए थे। शीतल ने माँ से पूछा, माँ, मुझे बच्चा मत समझो। क्या छुपा रही हो मुझसे? आधी रात को खून टपकती थाली लेकर खंडहर जाना, ये सब क्या है? मत पड़े सब में बेटी, ये सब बहुत खतरनाक है। मैं नहीं चाहती तू उस अंधेरे के पास भी जाए। अगर ये खतरनाक है तो आखिर तुम ये सब कर ही क्यों रही हो? और आखिर कौन है वहाँ जिसके लिए तुम ऐसा कर रही हो? बोलो माँ, किसके लिए कर रही हो तुम ये सब? मैं ये सब बस तुम्हारे पापा को बचाने के लिए कर रही हूँ बेटी। बस यही एक रास्ता है जिससे वो जिंदा रह सकते हैं। अगर एक दिन भी चूक गई तो वो राक्षस उन्हें निगल जाएगा। क्या इसका मतलब पापा जिंदा है? तो तुमने मुझे और अनामिका को ये क्यों कहा कि 5 साल पहले पापा एक दुर्घटना में मारे गए? कहाँ है पापा? मुझे भी उनसे मिलना है। कोई उनसे नहीं मिल सकता बेटी। वो कहने को जिंदा है, लेकिन उनकी सांसें उसके हाथों में है। मैं नहीं जानती कैसे मैं तेरे पिता को वापस लेकर आऊंगी। ऐसा कौन सा तरीका है जिससे वो उसके चंगों से बाहर निकल पाएंगे? पिछले 5 सालों से मैं बस तेरे पिता को बचाने का तरीका ढूंढ रही हूँ, लेकिन कोई तरीका मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा माँ। आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? अगर पापा जिंदा है तो मैं भी उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन तुम मुझे बताओ तो सही कि आखिर पापा है कहाँ और क्यों आप 5 साल से हमसे झूठ बोलती आई हो? क्या हो रहा है पापा के साथ? शीतल की बात सुनकर माया थोड़ी देर चुप रही। उसकी आंखें दीवार की ओर जम गई। माया ने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में कहा, तू ठीक कह रही है शीतल। बहुत कुछ है जो तुझे नहीं बताया गया। आज से ठीक 5 साल पहले। ऐसा मत सोचो जी, एक नौकरी चली गई है तो क्या हुआ, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। हमने पहले भी मुसीबत देखी है, इस बार भी देख लेंगे। चिंता नहीं करूँ तो और क्या करूँ माया? तुम जानती हो ना ये नौकरी कितनी मुश्किल से मिली थी। आजकल अनपढ़ लोगों को काम मिलना बहुत मुश्किल है। और शीतल के इलाज के लिए जो कर्ज लिया था वो भी तो चुकाना है। अगर वक्त पे पैसे नहीं लौटाए तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं माया। कोई तो होगा, कोई दोस्त
जिससे आप बात कर सकते हैं। शायद कोई मदद कर ही दे। पैसों के लिए कोई किसी का दोस्त नहीं होता माया। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने किसी से बात नहीं की होगी? लेकिन कोई भी मदद नहीं करना चाहता। और गगन परेशान होकर अंदर चला गया और बिस्तर पर लेट गया। रात के लगभग 11 बजे उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था राकेश, एक पुराना दोस्त जिससे बरसों से बात नहीं हुई थी। अरे इतनी रात गई है, मुझे क्यों फोन कर रहा है? हेलो, कैसा है राकेश? सब कुछ ठीक तो है ना? रात के इस पहर तूने फोन किया। हाँ सब ठीक है, लेकिन सुना है तू मुश्किल में है। पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन एक तरीका है जिससे तेरी ये मुसीबत चुटकी में खत्म हो सकती है। क्या? ऐसा कौन सा तरीका है? कहीं तू मुझे किसी गलत काम को करने के लिए तो नहीं कह रहा? अरे नहीं रे, कोई गलत काम नहीं है। तू कल सुबह मेरे घर आ जा, मैं तुझे सब बताता हूँ। ठीक है, कल सुबह आता हूँ। बाय। पूरी रात गगन यही सोचता रहा कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे उसकी सारी मुसीबतें एक चुटकी में हल हो जाएंगी। और अगली सुबह वो उठकर राकेश के घर पहुंचा। आजा गगन, बैठ, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। अच्छा अब तो बता, तू कैसे मेरी मदद कर सकता है? मतलब ऐसा क्या है जिससे मेरी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी? मेरे ऊपर 5 लाख रुपए का कर्ज है, वो उतर पाएगा ना? हाँ उतर जाएगा, लेकिन तेरे पास सिर्फ एक मौका होगा उससे कुछ भी मांगने का। मैंने उससे अपनी पत्नी की जान मांगी थी, याद है? जब कोमल को जानलेवा बीमारी हो गई थी, उसी ने उसे ठीक किया था। रुक, ये तू किसके बारे में बात कर रहा है? किसने पूरी की तेरी वो इच्छा? देख भाई, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भगवान भी नहीं दे सकता, लेकिन इस दुनिया में कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकती हैं। पिछले साल मैं एक तांत्रिक के पास गया था। वहाँ मैंने एक सौदा किया था। वो कोई इंसान नहीं था, न कोई तांत्रिक। मैंने एक राक्षस से सौदा किया था गगन। वो मेरी एक इच्छा पूरी कर सकता था और उसने कर दी। मेरे पास अभी भी वो है। तू उसे ले जा और अपनी एक इच्छा पूरी कर ले। राक्षस? राकेश, तू मजाक तो नहीं कर रहा ना? नहीं नहीं, ये कोई मजाक नहीं है और इसमें कोई खतरा भी नहीं है। तू चिंता मत कर, बस उसे ऐसी जगह रखना जहाँ कोई आता जाता ना हो और तुम्हारे अलावा उसे कोई छू ना पाए। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। राकेश गगन को अपने घर के अंदरूनी कमरे में लेकर गया, जहां गहरा अंधेरा पसरा हुआ था। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई और एक पुरानी संदूक खोली जिस पर धूल जमी हुई थी। उस संदूक के भीतर काले कपड़े से ढका एक कलश था। राकेश ने वो कलश उठाया और गगन की ओर बढ़ाते हुए कहा, आज से मैं इसे तुम्हें सौंप रहा हूँ। अब तुम इसकी इच्छा पूरी करना। गगन, तुम इसे स्वीकार करो। क्या तुम अपने मन से इसे स्वीकार करते हो? हाँ, मैं अपने मन से इसे स्वीकार करता हूँ। गगन ने वो कलश लिया और उसे अपने झोले में रखकर वहां से निकल गया। लेकिन जैसे ही वो राकेश के घर से निकला तो राकेश के चेहरे पर एक शैतानी हंसी छा गई। मैंने तुम्हें बचा लिया कोमल। मैंने तुम्हें बचा लिया। अब गगन ने उसे स्वीकार कर लिया है। अब तुम वापस जिंदा हो जाओगी। राकेश खुशी से पागल होता हुआ उस कमरे के अंदर बने एक और कमरे में गया, जहां उसकी पत्नी कोमल का मृत शरीर रखा था। उसने कांपते हाथों से उसका चेहरा छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ शरीर से लगा, कोमल का शव अचानक बुरी तरह सड़ने लगा। ये देखकर राकेश के होश उड़ गए। तभी कमरे में एक भयानक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। राकेश ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक लंबा चौड़ा विकराल राक्षस खड़ा था, जो उसकी आंखों में देखकर हंस रहा था। तुझे क्या लगा तू अपनी बला किसी और पर डालेगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा? तूने झूठ बोला उससे कि तू मुझे कहां से लाया। मुझे तो तेरी पत्नी लेकर आई थी, इसलिए तो आज ये सब भुगत रही है। और अब वो मारी गई है। अब उसका भुगतना भी खत्म हो गया।
लेकिन तुमने तो कहा था कि अगर कोई तुम्हें स्वीकार कर लेगा तो तुम मेरी पत्नी को छोड़ दोगे। फिर तुमने उसे क्यों मार डाला? ये तुमने उससे झूठ बोला। अगर वो सच जानता और तब मुझे स्वीकार करता, तब मैं तुम्हारी पत्नी को छोड़ देता। मेरा पहला शिकार मारा गया, पर अब मुझे अपने दूसरे शिकार के पास जाना है। उस राक्षस ने कोमल की तरह ही गगन को भी अपने मौत के चक्रव्यूह में फंसा लिया है। लेकिन क्या गगन इस चक्रव्यूह से कभी बाहर निकल पाएगा? क्या उसकी बेटी उसकी मौत और जीवन के बीच में फंसे राज को जानने के बाद अपने पिता को बचा पाएगी?